स्टूडेंट्स, मैं गुलाब सिंह हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो इलेक्ट्रिक वाला था। उसमें हमने 5 क्लास ली थी। 5 क्लास में इलेक्ट्रिक वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया है। उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि ओजे क्लासेज के नाम से है उस पर मिलेगी दोस्तों। तो आज हम नया टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो रहेगा लाइट, प्रकाश के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी भी 4 से 5 क्लास होंगी। जितनी क्लास होंगी पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। अगर क्लास से बढ़ती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 8 क्लास लगे, लेकिन आपको कंटेंट पूरा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज का जो अपना नया टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? लाइट, प्रकाश। ठीक है दोस्तों, तो आज जो अपना टॉपिक है पहली क्लास वो कौन की है? प्रकाश की। प्रकाश अपने पास होता क्या है? सबसे पहले बात यह आती है कि प्रकाश क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो प्रकाश है वो ऊर्जा का ही एक क्या है? रूप है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का ही रूप है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश एक अयांत्रिक तरंग होता है। अरे कौन सी तरंग होता है? अयांत्रिक तरंग होता है। ठीक है दोस्तों, अयांत्रिक तरंगें क्या होती हैं? अयांत्रिक तरंगें वो तरंगें होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से अपने पास क्या बात सामने निकल के आई कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन मैंने आपको साउंड वाले में बताया था ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये प्रकाश के बारे में आप लिखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। तो आप लिखेंगे प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। अरे क्या है? प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। इसके बाद में अगला क्या बताया था? यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। यह मैंने आपको दूसरी बात बताई थी कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। और प्रकाश कैसी तरंग है? अयांत्रिक तरंग है। तो ये भी आप लिखेंगे कि यह अयांत्रिक तरंग है। कौन सी? अयांत्रिक तरंग है। और मैंने आपको बताया था अयांत्रिक तरंगें वो होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी लिखेंगे अयांत्रिक तरंगों के लिए अयांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश कैसी तरंग बताया? अयांत्रिक तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सी तरंगे होती है? अयांत्रिक तरंगे। तो इससे हमारे सामने क्या बातें निकल के आई कि प्रकाश एक अयांत्रिक तरंग है, तो प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये लिखेंगे प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन साउंड के लिए होती है। साउंड वाले टॉपिक में हमने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए प्यारे साथियों, इसके बाद में एक नोट लगा के लिखेंगे प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। तरंग दैर्घ्य के बारे में भी हम जानेंगे। इसके बाद में तरंग दैर्घ्य टॉपिक लिखेंगे और इसके बाद हम जानेंगे तरंग दैर्घ्य क्या होती है, क्या इसका मात्रक होता है। तो आप सबसे पहले नोट लगा के लिखेंगे। नोट में क्या लिखेंगे? जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है वो कितनी होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेवलेंथ।
तो ये कितनी होती है 3900 एमस्ट्रॉन्ग से 7800 एमस्ट्रॉन्ग होती है। दोस्तों ये कई बार पूछा हुआ है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का मान, तो इस पर इम्पोर्टेंट लगाइए और आप लिखिए कि प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है 3900 आर्मस्ट्रॉन्ग से 7800 आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच में होती है। आर्मस्ट्रॉन्ग क्या है, तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है, जो एक आर्मस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये हम वेवलेंथ के बारे में जब पढ़ेंगे तो लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ तक लिखा। इसके बाद में जो अगला अपन लिखेंगे वो वेवलेंथ को जानेंगे तरंग दैर्घ्य क्या होती है। तो रेज करता हूँ, यहाँ तक लिख लिया होगा उम्मीद करता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे तरंग दैर्घ्य क्या होती है। तो यहाँ पे लिखा तरंग दैर्घ्य, इंग्लिश में क्या बताया था, वेवलेंथ। ये क्या होती है, ये देखिएगा वेवलेंथ क्या होती है। ये कोई तरंग है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से निकली, यहाँ फिर नीचे, फिर इधर, फिर ऐसे कोई तरंग चल रही है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक है, इसको बोलते हैं स्रंग, और इसको क्या बोलते हैं, गर्त। क्या बोलेंगे, गर्त। ये फिर स्रंग हो जाएगा और ये गर्त हो जाएगा। तो ऐसे ही आगे चला रहेगा, ये स्रंग, ये गर्त। ठीक है प्यारे साथियों, तो हमने जानना है कि वेवलेंथ क्या होती है। तो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा फंडा है, दो क्रमागत स्रंगों के बीच की दूरी कह दो या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी कह दो, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक। दो क्रमागत स्रंग हो या तो क्रमागत क्या हो, गर्त हो, इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। मात्रक मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर मैंने बताया था 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है प्यारे साथियों, तो आप लिखेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, इसके बाद में आगे इसमें लिखेंगे डेफिनेशन। तो मैंने आपको क्या बताया कि दो क्रमागत स्रंग या दो क्रमागत गर्तों, दो क्रमागत स्रंग हो या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, तरंग दैर्घ्य। तो आप लिख देंगे तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ठीक है प्यारे साथियों, और माने तरंग दैर्घ्य का मात्रक अभी आपको बताया था क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, वो भी आप लिखेंगे। मात्रक की बात करें, मात्रक लिखेंगे क्या होता है, एंगस्ट्रॉम, ये इसका मात्रक होता है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है प्यारे साथियों, तो हमने तरंग दैर्घ्य के बारे में जान लिया। इसके बाद में लिखेंगे आवर्ती और आवर्तकाल क्या होता है। तो लिखेंगे सबसे पहले आवर्ती, म्यू बराबर क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो आवर्ती होती है वो क्या होती है, प्रति सेकंड चक्करों की संख्या। अरे आवर्ती क्या होती है, प्रति सेकंड चक्करों की संख्या। तो आप लिखेंगे यहाँ पे आवृत्ति, इससे किस से दर्शाएंगे, म्यू से। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको अभी बताई दोस्तों। आवृत्ति बराबर क्या होता है, प्रति सेकंड चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जो आवृत्ति होती है ये आवर्तकाल का कैसे होती है, उल्टा, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो आप लिखेंगे आवर्ती म्यू बराबर प्रति सेकंड चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। ठीक है प्यारे साथियों, तो मैंने आपको क्या बताया, प्रति सेकंड चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति म्यू बराबर होता है C/2
लैम्बडा, म्यू आवृत्ति, सी बराबर क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल। ठीक है, तरंग दैर्घ्य का लैम्बडा, वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य। तो ये अपने पास एक रिलेशन आया कि म्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्बडा, आवृत्ति बराबर क्या होता है, प्रकाश की चाल बटे तरंग दैर्घ्य। इसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, जो आवृत्ति होती है वह आवर्तकाल का कैसे होती है, उल्टा। तो ये आप लिखेंगे कि आवृत्ति आवर्तकाल का उल्टा होती है, अर्थात आवृत्ति बराबर 1 अपॉन आवर्तकाल। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्या हो जाएगा, आवर्तकाल को आवृत्ति बराबर म्यू बराबर 1 अपॉन टी आवर्तकाल। मात्रक की बात करें तो ये देखो मात्रक, ये क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने किसके बारे में जाना, आवृत्ति के बारे में, जैसे म्यू से दर्शाते हैं, प्रति सेकंड चक्करों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति। आवृत्ति म्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्बडा। आवृत्ति आवर्तकाल का क्या होती है, उल्टा 1 अपॉन टी। आवृत्ति का मात्रक क्या बता दिया, सेकंड इनवर्स। ठीक है प्यारे साथियों, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद में देखते हैं आवर्तकाल। तो हेडिंग लगाएंगे, आवर्तकाल किसे कहते हैं। आवर्तकाल क्या हो जाएगा, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, और ये किसका उल्टा हो जाएगा, आवृत्ति का, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, म्यू बराबर सी अपॉन लैम्बडा, और म्यू बराबर क्या बताता, 1 अपॉन टी। तो यहाँ पर जो आवर्तकाल होगा ये किसका उल्टा हो जाएगा, आवृत्ति का। और आवर्तकाल की डेफिनेशन क्या बताई थी, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो ये आप लिखेंगे, तो हेडिंग लगाएंगे आवर्तकाल, टी। डेफिनेशन क्या बताई, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाएगा, आवर्तकाल। यह किसका उल्टा, आवृत्ति का। यह आवृत्ति का उल्टा होता है, अर्थात आवर्तकाल बराबर 1 अपॉन आवृत्ति। आवर्तकाल को किससे डिनोट करेंगे, टी से। टी बराबर 1 अपॉन म्यू। मात्रक की बात करें तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, सेकंड इनवर्स। तो इसका क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये हमने जाना क्या तो वेवलेंथ होती है, क्या आवृत्ति होती है, क्या आवर्तकाल होता है। ये तीनों चीज़ों के बारे में हमने जान लिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे देखिए, इसके बाद में प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। तो आप लिखेंगे प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, द्वैत। प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, यानी कि दो प्रकृति होती है। कौन कौन सी, सबसे पहले तरंग और दूसरा कण। तो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो किसने दिया था दोस्तों, कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, हाइगेंस ने दिया था। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है ये किसने दिया था, हाइगेंस ने। ठीक है दोस्तों, तरंग में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन, इसी के साथ व्यतिकरण और ध्रुवण। ठीक है दोस्तों, ये हाइगेंस की जो तरंग सिद्धांत है उसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, परावर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन, ध्रुवण, इनके बारे में पढ़ेंगे। और कण की बात करें तो इसमें देखिए कण में क्या क्या आ जाएगा,
कण में क्या होता है, प्रकाश की छाया बनती है, उसे क्या बोलते हैं, कॉम्पटन प्रभाव। ठीक है दोस्तों, तो आप लिखेंगे इसमें क्या बनती है, छाया। इसमें छाया बनती है जिसे क्या बोलते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या बनती है, छाया। इसके बाद में कणी का सिद्धांत किसने दिया था, ये भी कई बार पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट लगे कहीं, जो कणी का सिद्धांत है ये किसने दिया था, तो ये दिया था न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन ने दिया था कणी का सिद्धांत। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने दिया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। तो ये भी आप लिखेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है प्यारे साथियों, तो हमने क्या जाना, प्रकाश कौन सी प्रकृति का होता है, द्वैत प्रकृति का। पहला तरंग, पहला कौन सा, तरंग, दूसरा कण। ठीक है, दो हमने जानी। इसके बाद में जो तरंग सिद्धांत होता है उसमें परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, इनके बारे में जानेंगे। कण में देखें तो इसमें क्या बनेगी, छाया, जिसे कौन सा प्रभाव बोलते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट। कणी का सिद्धांत किसने दिया था, कई बार पूछा हुआ है ये दोनों क्वेश्चन, तो कि जो प्रकाश का कणी का सिद्धांत है ये तो दिया था न्यूटन ने, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगाएंगे। और जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है ये आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। इससे आगे जो कल अपन स्टार्ट करेंगे, परावर्तन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में एक चीज़ और बताता हूँ आपको, देखिए इसी क्लास में अभी अपने पास टाइम बचा हुआ है, प्रकाश की चाल के बारे में देखेंगे, किस में अधिकतम होती है, किस में न्यूनतम होती है। ठीक है दोस्तों, तो नया टॉपिक अब लिखेंगे, प्रकाश की चाल। ये भी अपन आज ही देखेंगे, कल फिर परावर्तन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी अपने पास टाइम बचा हुआ है, तो क्यों ना प्रकाश की चाल को आज ही कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश की चाल के लिए अपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, आवर्ती म्यू बराबर सी अपॉन लैम्बडा। यहाँ पर सी क्या थी, प्रकाश की चाल, अरे सी क्या था, प्रकाश की चाल। ठीक है प्यारे साथियों, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू इंटू लैम्बडा। ये प्रकाश की चाल का अपने पास फॉर्मूला आ गया। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है, निर्वात में होती है। तो आप लिखेंगे कि प्रकाश की जो सर्वाधिक चाल होती है, सर्वाधिक चाल निर्वात में होती है। अब दोस्तों अपने पास एक बात निकल के आती है कि प्रकाश की जो सर्वाधिक चाल है वो तो निर्वात में होती है, लेकिन ये ज्ञात किसने की थी, तो ये रोमर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात की थी, जो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल किसने ज्ञात की थी, रोमर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात की थी, रोमर वैज्ञानिक ने ज्ञात की थी। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी बताई थी अभी मैंने आपको, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, हमेशा याद रखनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यह निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने प्रकाश की चाल के बारे में जाना। आवर्ती में बराबर सी अपॉन लैम्बडा हमने अभी पढ़ा है। तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, म्यू इंटू लैम्बडा। प्रकाश की जो सर्वाधिक चाल होती है वो किस में होती है, निर्वात में। और निर्वात में प्रकाश की चाल को किसने ज्ञात किया था, रोमर नामक वैज्ञानिक ने, जो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिए प्रकाश की चाल का क्रम। अगर क्रम की बात करें तो सर्वाधिक किस में बताई थी, निर्वात में।
इसके बाद में किस में हो जाएगी, गैस, इसके बाद में द्रव, इसके बाद में ठोस। तो ये क्या है, प्रकाश की चाल का क्रम है। ठीक है प्यारे साथियों, तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। कल की क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे ये परावर्तन से स्टार्ट करेंगे। परावर्तन क्या होता है, क्या इसके नियम होते हैं, उसके बाद में अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, इन सब के बारे में अपन जानेंगे। ठीक है दोस्तों, कंटेंट आपको फुल दिया जाएगा, कंटेंट फुल दिया जाएगा, चाहे क्लासेज 5 की जगह 6 लग जाएं। ठीक है प्यारे साथियों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जो कि OGA क्लासेज के नाम से है, OGA क्लासेज, इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जो भी OGA क्लासेज के नाम से है उसको सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट अपन कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक कौन सा रहेगा, परावर्तन। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन बेहतर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।